जब हजारों साल से हमारे ऊपर धार्मिक पाबंदी लगाई गई थी तो आर्टिकल 14 से हटाई गई और पहला कानून बनाया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी किसी के साथ में गैर बराबरी का व्यवहार नहीं होगा, सबके साथ में समानता का व्यवहार होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी कायदे के सामने सभी समान हैं। उसके बाद साथियों 15/4/16 में हमें एजुकेशन का राइट मिला। 15/4 में एजुकेशन का राइट मिला। ये एजुकेशन का राइट केवल एजुकेशन का राइट नहीं है, यानी पढ़ना लिखकर बड़ा होना, एक आधी नौकरी हासिल करना और पेट भरना, इसके लिए राइट नहीं था। 15/4 का जो अधिकार है, मैं प्रोफेसर हूँ और मैं 100 लोगों को डेली पढ़ाता हूँ, मुझे बोलने की आदत है। तो ये 15/4 का जो राइट था वो केवल पेट पालने का और नौकरी हासिल करके अपने बाल बच्चों का पालन करना, इसके लिए राइट नहीं था। तो ये 15/4 का जो अधिकार था, समाज का तीसरा नेत्र, समाज की रक्षा करना, समाज के अधिकारों की रक्षा करना, समाज के हक और अधिकार की रक्षा करने के लिए ये 15/4 का राइट था एजुकेशन। और जिन लोगों को हजारों साल से संपत्ति से वंचित किया गया था, ऐसे वंचित किए हुए लोगों को 16/4 के माध्यम से संपत्ति धारण करने का अधिकार। और इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को संविधान के 2 आर्टिकल ने उजागर किया। साथ ही इसके साथ में 335 के तहत हमें जो 330 के तहत हमें जो वोट का अधिकार मिला, ये वोट का अधिकार जो है, वोट का अधिकार तो वोट का अधिकार नहीं, ये वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार। तो हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जो वोट का अधिकार है, राइट टू वोट, वोट का अधिकार केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं था। राजा रानी के पेट से पैदा होता था, राजा रानी के पेट से पैदा होता था और वो नसबंदी करने का काम वोट के अधिकार में कर दिया। अभी राजा रानी के पेट से नहीं, तो राजा भी डायरेक्ट डाक से पैदा होगा और लोग राजा चुनेंगे, अपना पसंदीदा राजा चुनेंगे। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में हमें प्रदान किया। लेकिन आज के डेट में वो अधिकार प्रभाव शून्य हो गया। 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां है। भारत को चलाने का तुम्हें क्या देना है, क्या नहीं देना है कि नहीं देना है। किसी को बोगस के नाम पर, हत्या के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, शक के आधार पर आपको जेलों में डाला जा रहा है। शक के आधार पर मुसलमान होने के नाते ऐसे कई जगह है जहां पर आप दाढ़ी लेके टोपी डालकर घूम नहीं सकते। आज के डेट में जो व्यवस्था इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में इस व्यवस्था ने की, यह अभी शुरुआत है। आपके साथ में वो व्यवहार होने वाला है, जाग जाओ। क्यों? कि महाराष्ट्र में ऐसी कई जगह है कि हमारे इस व्यवस्था ने हमारे साथ में छुआछूत का व्यवहार किया, अछूत जैसा व्यवहार किया। छूने लायक लोग नहीं थे, वो अछूत जैसा व्यवहार महाराष्ट्र में अभी शुरू हुआ मुसलमानों के साथ। जाग जाओ। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई अभी मुसलमानों के घर का पानी पीने के लिए तैयार नहीं, उसको घर में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं। जब बस में बैठता है तो उसके बाजू में कोई आदमी, दूसरा आदमी गैर मुस्लिम आदमी बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी शुरुआत हो गई है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो जालिम लोग थे, जालिम लोगों को आपने समर्थन किया, और जो मजलूम लोग थे, नाम मालूम होने की वजह से, अज्ञान की वजह से, जैसे सताए हुए लोग हैं, आप भी मजलूम हैं, हम भी मजलूम हैं, सारे मजलूम अगर इकट्ठा हो जाए क्या होगा? मजलूमों की ताकत निर्माण हो जाएगी। ये संगठन नहीं रहेगा, ये संगठन जन संगठन में कन्वर्ट होगा। जब ये संगठन जन संगठन में कन्वर्ट होगा तो लोगों का जन समर्थन हासिल होगा। इसलिए बापसेठ ने अभी नीति में बदलाव किया। संगठन चलाना बापसेठ का कोई मकसद नहीं है, संगठन चलाना मकसद नहीं है, हमें अपनी आंदोलन चलाना। और संगठन 2, 4, 5, 50 लोगों के द्वारा चला
जन आंदोलन 2-4 लोगों का कारण नहीं चलाया जा सकता। आंदोलन चलाने के लिए करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का साथ और सहयोग चाहिए, और लाखों लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। तो बामसेफ ने जो भारत मुक्ति मोर्चा ने जो 89 में डेवलप किया है, उसका विकास करना होगा। यानी भारत के जितने भी मूल निवासी कौम के लोग हैं, कोई भी इस विचारधारा से, कोई भी इस संगठन से छूट ना पाए, इसलिए महिलाओं को जोड़ना होगा, विद्यार्थियों को जोड़ना होगा, किसान को जोड़ना होगा, सभी जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जितने भी हमारे मूल निवासी कौम के लोग हैं, सभी लोगों को जोड़कर एक ताकत निर्माण करना होगा और दुनिया में ताकत से सबूत कर। इसलिए कोई संगठन चलाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, अभी आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। तो साथियों, जैसे बामसेफ ने ये समाज में बेदारी करने का कार्य शुरू किया और लोगों को पता चला कि वोट का जो अधिकार है, वोट का अधिकार ये साधारण अधिकार नहीं है, एजुकेशन का अधिकार ये साधारण अधिकार नहीं है, ये 16 का जो सर्विस का अधिकार है, एजुकेशन एंड सर्विस का 16 में, ये साधारण अधिकार नहीं, ये राजा बनने का, शासक बनने का अधिकार है। जैसे जैसे लोगों के, जैसे ही लोगों के समझ में आ गया तो ब्राह्मण को खतरे की घंटी बज, उनके घर में खतरे की घंटी बज गई। अरे ये लोग जाग रहे हैं। 1973 में बामसेफ का निर्माण हुआ और 1978 में बर्ता बामसेफ बना। 5 साल वो बच्चा पूरे देश में जन जागरण, बेदारी करने का काम किया। अपने पेट में वो बामसेफ का बच्चा, जैसे कोई भी डिलीवरी 9 महीने के बाद होती है, लेकिन ये बामसेफ जो है ना, ये 5 साल के बाद जन्म लिया बच्चा है। तो हमारे जो फुरके थे, ये संगठन चलाने वाले जो हमारे लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई और जिंदगी लगाकर लोगों में जागरण, प्रबोधन और बेदार करने का कार्य शुरू किया। जैसे जैसे बेदारी बढ़ती गई, खतरों की घंटी ब्राह्मणों के घर में बजने लगी। उन्होंने सोचा कि ये लोग, जिनको इतना अधिकार है, शासक बन जाएंगे। क्या किया? जैसे कांचीराम ने ये नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो लोगों को समझ में आ रहा था तो क्या किया जाए। तो ये जो मूल निवासी कौम के लोग हैं, क्योंकि जो हुक्मरान होता है वो हुक्मरान की गद्दी का थोड़ी छोड़ेगा। कोई भी इतने अच्छे गुलाम मिले, उनको इतने अच्छे गुलाम मिले, उनकी सेवा करने वाले गुलाम मिले, तो गद्दी थोड़ी छोड़ देगा। आपको ये विरासत थोड़ी दे देगा, भाई ले लो, ये भाई आपने छोड़ दिया, आपने इतने साल आपके ऊपर राज किया, अभी आप छोड़कर जा रहे, आप संभालो, ऐसा कहने वाला नहीं। अब दूसरी मजबूरी है उसकी, जहाँ से आया वहां को जा नहीं सकता, क्योंकि वहां जगह नहीं है। जो आस्किमोजी नाम का जो प्रदेश है ना, जो ब्राह्मण यूरोशिया से, वो मध्य आसिया से उधर रशिया का काला सागर है, आस्किमोजी नाम का जो प्रदेश है, वहां से जब आए थे तो वो प्रदेश अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो उनकी मजबूरी है, अगर क्योंकि ब्राह्मण का जो बच्चा होता है ना, जैसे मूल निवासी लोग जो है वो परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर के जो मुसलमान है, ये एरिया है गोविंदपुरा, रात भर सोते ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मुसलमानों को, अगर मुसलमान अगर मेहनती और कष्ट करने वाले ना होते ना, तो मर जाते। बहुत कलाकार हो गए, मेहनती है, मजदूरी करने वाले, कष्ट करने वाले, हिकमती लोग हैं, इसलिए जिंदा है। नहीं तो व्यवस्था ने तो उनको पूरा छोड़ दिया, कुछ बचा है। 1947 के बाद में जैसे जिनके माँ बाप नहीं होते, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते, बचपन में मर जाते, उसकी क्या होती है? यतीम। कहीं भी सोता है, कहीं भी रहता है, जहाँ मेरा खाना खाता है। 1947 के बाद में मुस्लिमों की क्या हालत होगी? मुस्लिमों को लीडरलेस हो गया, उसकी सामाजिक लीडरशिप खत्म हो गई, उसकी आर्थिक लीडरशिप खत्म हो गई, धार्मिक लीडरशिप खत्म हो गई।
लीडरलेस है समाज, और लीडरलेस है इसलिए अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। कोई हमारा दाता मुक्तिदाता नहीं है कि हमको बचाया जा सके। बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है, जो मुसलमानों के नाम पर टोपी डालकर, दाढ़ी लगाकर, नकली दाढ़ी लगाकर बॉम्ब स्फोट कर रहे हैं, उसको बेगुनाह उसको साबित कर रहे हैं। भारत में क्या चल रहा है? तो साथियों, डेली दिन ब दिन हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। हम खामोश, हम मजलूमों के घर में जाना चाहिए, हमारे लोगों की ड्यूटी के घर में जाना चाहिए, उनको बेदार करना चाहिए। एक दूसरे जैसे उन्होंने कहा कि भी हम लोग एक दूसरे को दूसरे घर में जाकर ये काम करना अच्छी बात है। अभी समझदारी आ गई, भले देर से आए, लेकिन समझदारी अच्छी बात है। और इतने लोग अगर ये अंबिकापुर संभालने अगर भिड़ गए ना, तो आग लगा सकते हो। ये साधारण लोग के लिए आग लगा सकते हो। तो साथियों, जैसे ये लोग बेदार हुए, उनको समझ में आया कि सारे जो अधिकार है वो शासक बनने के अधिकार है, वोट का अधिकार है, राजा बनाने का नहीं तो बनने का अधिकार है, ऐसा समझ में आया। तो फिर 1984 में उन्होंने कानून लाया, और सबसे पहले दुनिया में फेंकी हुई जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, भारत में लाया। पहला चुनाव केरला में उपचुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 1984 में। 80 में चुनाव हुआ, 84 में वो जो रिजल्ट आया, तो उसमें क्या कहा गया? यूनिवर्सल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज इलीगल। यूनिवर्सल यूज ऑफ ईवीएम मशीन इज इलीगल, यानी ईवीएम मशीन का सार्वत्रिक प्रयोग करना इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट का 1984 का डिसीजन है। और जैसे जैसे बहुजनों के मूल्यवासी लोगों के सरकारें बनने चालू हुआ, पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट हुई। इधर लालू की पार्टी स्थापन हुई, लालू प्रसाद की। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापन हुआ। जैसे कांशीराम जी ने 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। उसके बाद बहुजनों का सियासी संगठन निर्माण होना शुरू हुआ। और इधर मुलायम सिंह यादव, यूपी में मायावती, मुलायम सिंह यादव, ऐसे बहुजन समाज के जो राजनीतिक पार्टियां बनना शुरू हुआ। तो खतरे की घंटी ब्राह्मण के घर में बजी, उन्होंने ईवीएम मशीन भारत में लाया। जब 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1989 में संशोधन किया गया। यानी जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें संशोधन किया गया, और उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग जहाँ बैलेट पेपर इस्तेमाल करना, यूज करना पॉसिबल नहीं, ऐसे किसी परिस्थिति में, किसी जगह पर अपवाद की परिस्थिति में ये बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा संशोधन हुआ। और उसके तहत 2004 से लगातार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप कुछ भी करो, जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तब तक ब्राह्मणवाद है, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ते रहेगा। ब्राह्मण मानने वाला थोड़ी है, तो हमारा भाई थोड़ी है, तो विदेशी है। और वो हमारे दिमाग में नफरत पैदा करता है मुसलमानों के विरुद्ध, क्रिश्चियन समाज के विरुद्ध, ईसाई समाज के विरुद्ध, जितने भी हमारे मज़हब को मानने वाले जो धर्म है उनके विरोध में हमारे दिमाग में, SC ST OBC के दिमाग में नफरत पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। ये विदेशी लोग है, हम सब हिंदू है, हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करता है और मुसलमानों को सेग्रीगेट करता है, मुसलमानों की सेग्रीगेट करके उसकी पिटाई करता है, फिर ईसाई को सेग्रीगेट करता है और ईसाई के नाम पर उसकी पिटाई करता है। तो पिटाई तो हो रही है, सबकी पिटाई हो रही है, कोई वो बचने वाला नहीं है। हिंदू के नाम पर इकट्ठा करता है, जब हमको अधिकार देने की बात आती है तो फिर हिंदू नहीं, फिर हम SC बन जाते हैं, ST बन जाते हैं, OBC बन जाते हैं। हिंदू के नाम पर ब्राह्मण हमको इकट्ठा करता है। तो साथियों, उन्होंने 1980
जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ में संशोधन किया और अपवादात्मक परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा और जहाँ किया जाएगा ऐसा भी है उसमें जहाँ किया जाएगा वहाँ पर वहाँ के जिलाधिकारी जो कलेक्टर होता है डीएम होता है उसको लेटर निकालना होगा कि भाई उनकी वैसा यहाँ पर बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं इसका कारण भी देना होगा। लेकिन इसका उल्लंघन करके भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खुला इस्तेमाल हो रहा है और हमारे वोट का अधिकार का राजा बनने का वो प्रभाव उसने करा दिया क्योंकि ब्राह्मण के पास संख्या नहीं। पहला चुनाव 1952 में हुआ, 1946 में अंतरिम सरकार बनी नेहरू की। तो अंतरिम सरकार बनने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। 1952 में पहला चुनाव हुआ तो डॉक्टर आम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, हमारी तकदीर लिखी। अरे उनको गिराया जिन्होंने हमारी तकदीर लिखी, तो उनको गिराने का काम ये बामन लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया। तो बाबा साहब के विरोध में बहिष्कृत हितकारी नाम की सभा थी जिसके पहले सर 1924 में जो बदलाव करते उसको बाबा साहब के 34 आदमी को बाबा साहब के विरोध में खड़ा किया और खड़ा करके बाबा साहब को, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए पैसा नहीं था, जब बाबा साहब को जीतने के बाद बाबा साहब को मिलने गए तो बाबा साहब को मिलने गए वो जब तो उसने कहा कि मुझे लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। उस जमाने में 25,000 रुपये ने किया, ये पैसा कहाँ से आया? जब पहले इलेक्शन की समीक्षा बाबा साहब ने की और पहला किताब समीक्षा के नाम पर राष्ट्र और भाषा रचना के नाम की किताब बाबा साहब ने लिखी, उसमें बात लिखी कि ये घोटाला करके भ्रष्टाचार करके जब ये अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके उपकरण बन रहे उस जमाने में, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं ना। 52 में उन्होंने भ्रष्टाचार करके चुनाव जीता। 57 का इलेक्शन में जातिवाद के नाम पर चुनाव जीता। 62 में उन्होंने रिगिंग शब्द आपके लिए नया होगा, यानी रिगिंग होता है कि जो बैलेट बॉक्स होता है जिसके ऊपर ऐसा हम बैलेट वोट देकर बैलेट बॉक्स में डालते हैं तो वो कलेक्टर के नियंत्रण में होता है, 3-4 दिन प्रशासन संभालता है। तो नियंत्रण और निगरानी ब्राह्मण के पास होती है, तो कलेक्टर को क्या काम करता है, भाई ये कांग्रेस के विरोध में जितने भी वोट है उसको निकालो और गाय वासु का बछड़ा गाय बछड़ा को जिंदा, तो इसको बोलते हैं इसका इस्तेमाल करके 1962 का चुनाव उन्होंने लड़ा, क्योंकि उसके बाद संख्या नहीं। उसके बाद 67 का चुनाव हुआ, 67 में गुंडे मवाली को टिकट दिया। लगातार वो काम कर रहे हैं क्योंकि बामन ऐसा चुनकर नहीं आ सकता, संख्या नहीं है। गुंडे मवाली को टिकट दिया, गुंडे मवाली को टिकट देकर उन्होंने चुनाव जीता। और 77 में राम मनोहर लोहिया का निर्माण हुआ, उन्होंने गठबंधन किया, जिसमें कांग्रेस कई जगह में परास्त हुई और तीसरा मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी। उसके बाद ये योग का जब उसको लगाते हुए हमारी चलने वाली नहीं जा रही। तो साथियों क्या करना होगा, पहले तो मजलूम को में जानना होगा और मजलूम के घर में जाना होगा, समझाना होगा, बेदार करना होगा कि हमारा जो विकल्प है एक जालिम के बजाय दूसरा जालिम नहीं हो सकता। ये जालिम लोग 1947 के पहले इस देश में मुसलमानों की जो लीडरशिप थी, मुसलमानों की लीडरशिप थी, वो लीडरशिप की बड़ी बैरिस्टर लोग थे, डॉक्टर लोग थे, इंजीनियर लोग थे और समाज को दिशा देने का कार्य उस जमाने में होता था। ये संकट था ब्राह्मणों के ऊपर। अगर ये लोग अगर भारत में रहेंगे और SC/ST OBC लोग मिल जाएंगे तो इनका तो राज आ जाएगा। हमारा क्या होगा, तो भारत का विभाजन करना होगा। ये विभाजन का जो प्रॉब्लम है, विभाजन की जो बात है, ये जालिम लोगों ने भारत का विभाजन किया, भारत को तकसीम किया। जब वो 33% पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो क़यादत हमारी चली गई तो हम डायरेक्टली
क्या हालत हो। दूसरे महत्वपूर्ण बात, हमारी कमजोरी है, हम पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। सुनते नहीं, जाए 1 घंटे के ऊपर हमारे लोगों को सुनने की मर्यादा नहीं, सुनना चाहिए। और हमको जो हिदायत दी गई, इल्म हासिल करो, पढ़ो, इल्म हासिल करो, दुनिया में जाओ, जितना दूर जाओगे उतना पढ़ेंगे। और इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करके लोगों को बेदार करो, और मजलूमों का मसावत कायम करो, इंसाफ कायम करो, मजलूमों की ताकत बढ़ाओ। ये काम करेंगे। इस मौके पर इनको नहीं देना है, मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन अभी क्या है, हमारे लोगों को मुझे पीछे मालूम नहीं था। मैं मीटिंग समझ कर यहाँ पर आया था, मीटिंग समझ कर नहीं, मीटिंग हो गया, हमने